नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री, पीजीटी संस्कृत। मैंने पिछले 32 वर्षों तक बच्चों को संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते जो कुछ अनुभव किया, जो अभाव पाया अन्य पुस्तकों में, अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों में, वो मैंने इस न्यू सरस्वती हाउस की नई पुस्तक संस्कृत व्याकरणम में रखने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय अध्यापक मित्रों और बहनों, मैं हरिओम शास्त्री आपके समक्ष अपनी लिखी हुई पुस्तक सरस्वती संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। मैंने पिछले 32 वर्षों तक पीजीटी संस्कृत के रूप में अध्यापन कार्य किया और उस अध्यापन कार्य के दौरान जो मुझे समस्याएं आई, जो मुझे नया कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ अथवा संस्कृत से रिलेटेड जो कुछ भी मुझे उपलब्धियां प्राप्त हुई, वो मैं आपके समक्ष इस पुस्तक को लेकर के आया हूं। इस पुस्तक में मैंने उन सारे टॉपिक्स को लेने का प्रयास किया है जो संस्कृत से संबंधित हैं, संस्कृत के बारे में बताना चाहती हैं, संस्कृत के बारे में आपको अवगत कराना चाहती हैं। वे सारी चीजें हैं जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, इसरो और तमाम प्रकार के अन्य प्रकरण जो कुछ भी संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं, उन सभी को लाने का प्रयास किया है। बच्चों, ये पुस्तक और कक्षा 9वीं की ये पुस्तक, ये दोनों पुस्तकें आपके समक्ष मैंने बहुत प्रयास करके प्रस्तुत करने का निर्णय किया। इन दोनों पुस्तकों में हमने संधि के साथ साथ शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रकरण, प्रत्यय और तथा जितने भी रूप हो सकते हैं, उन सभी प्रकरणों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसमें केवल अपने ही रूप नहीं, अपने ही व्यूज मैंने नहीं रखे, अपितु एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें व्याकरण भी थी, अभ्यासवानुभव और जो पाठ्य पुस्तक शेमुषी है, उनमें प्रकरण के अनुसार, पाठों के अनुसार जो संधि युक्त शब्द थे, समास युक्त शब्द थे, प्रत्यय युक्त शब्द थे, शब्द रूप, धातु रूपों से, समय से संबंधित शब्द थे, उन सभी को इसमें रखने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों और मेरे मित्रों, ये पुस्तक कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित की गई है। इस पुस्तक का देखिए, इस तरह से हमने अपठित के पृष्ठों को बनाने का प्रयास किया। इस पृष्ठ में आप देखेंगे बाबा साहब अंबेडकर के बारे में है। जब उनको भारत रत्न दिया गया, उस समय का जितना भी प्रकरण था, जो भी हमारे काम का था, इतिहास से संबंधित बाबा साहब के कार्यों को, बाबा साहब अंबेडकर का देश के लिए योगदान, उनके संविधान निर्माता का सर्वोत्तम रूप, इन सभी को मैंने इस पुस्तक के अपठित भाग में देने का प्रयास किया। साथ साथ प्रत्येक अपठित भाग के अंक विभाजन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बोर्ड की परीक्षा के निर्धारण के हिसाब से ही हमने इसमें किया है। अब आप इसमें देखेंगे ये पुस्तक अपने आप में संपूर्ण क्यों बनाई। इस पुस्तक में अपठित से संबंधित विचार बिंदु दिए गए। जितने विचार बिंदु हैं, अपठित क्यों आया, अपठित का उद्देश्य क्या है, अपठित का महत्व क्या है, अपठित बताने में, समझाने में साधन क्या है, अपठित गद्यांश को कैसे पढ़ा जा सकता है, किस स्तर का अपठित होना चाहिए, इन सभी चीजों को हमने इस तरह अलग अलग पृष्ठों में समझाने का प्रयास किया है। केवल अपठित ही नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्यों में व्याकरण से संबंधित हो, चाहे पत्र लेखन हो, चाहे अनुवाद का कार्य हो, चाहे चित्र वर्णन हो, चाहे अनुच्छेद लेखन हो, कोई भी प्रकरण हो, प्रत्येक के आधार पर
हमने विचार बिंदु बनाए हैं। इन विचार बिंदुओं को पढ़ करके आप उस प्रकरण के बारे में पूरी तरह से, उस खंड के बारे में पूरी तरह से आप अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसको समझ करके लिखने में प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आपको इस पुस्तक की अन्य विशेषता की तरफ ले चलता हूं। इस पुस्तक के ग4 खंड का ये कारका और उपपद विभक्तयश्च, इस तरह करके ये पाठ है। बच्चों, इस पाठ में कर्ता से लेकर संबोधन तक के समस्त कारकों का जिक्र किया गया है और उसके अतिरिक्त उपपद विभक्तियों को निर्धारित विभक्तियों में समावेश भी किया गया है, जिसमें उपपद विभक्तियां जो जो निश्चित हुई उन सबको इसमें डाला गया। लेकिन चूंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी ने आपकी कक्षा के स्तर के अनुरूप उपपद विभक्तियों के सारे नियमों को न रख करके कुछ विशेष नियमों को ही अलग अलग कारकों में डाला है, मैंने उन सभी नियमों को बताने के बाद एक एक जो जो आपके काम के टॉपिक थे उन सभी को स्टार बना करके, तारांकित करके देने का प्रयास किया और लिख दिया है कि आपकी परीक्षा में यही नियम, यही कारक, यही शब्द आएंगे और इसको आपने अगर पढ़ लिया ठीक तरह से तो आप संस्कृत में प्रवीणता को प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। अब आइए इस पुस्तक के अंतिम बिंदु की तरफ चलते हैं। इस पुस्तक में मैंने आपके अभ्यास के लिए 5 अभ्यास प्रश्न पत्र डाले हैं जो क, ख और ग खंड से संबंधित हैं। घ खंड चूंकि पाठ्य पुस्तक का खंड है इसलिए उसको इसमें नहीं लिया है। आपकी सुविधा के लिए बोर्ड ने जो नए सिरे से, नई व्यवस्था के अनुसार, नए नियमों के अनुसार क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत किया था, उन्हीं क्वेश्चन पेपर के आधार पर हमने इन 5 अभ्यास प्रश्न पत्रों को बनाया है, जिसका आप अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं, अगर उसका अच्छी तरह अभ्यास कर लेते हैं तो फिर आपको संस्कृत विषय में अधिक से अधिक उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत भारत की आत्मा है। संस्कृत भाषा के बगैर भारत की कल्पना करना ही व्यर्थ है। भारत संस्कृत का ही रूप है। भारत भारतीयों का रूप है और भारतीय संस्कृति से संबंधित होकर के संस्कृत की ओर बढ़ने में पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं। आपको पता है हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी प्राचीन उपलब्धियां, हमारे सार्वभौमिक नियम, जो भी यूनिवर्सल नियम हमारे हैं, उन सभी को संस्कृत में समावेश किया गया था। आज पूरा विश्व भारतीय धरोहर की ओर, भारतीय संस्कारों की ओर, भारतीय आदतों की ओर दौड़ रहा है। हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए पूरा विश्व आगे आ रहा है। इसलिए हमें संस्कृत की तरफ अवश्य बढ़ना चाहिए। आपको ज्ञात है कि जर्मन भाषा संस्कृत के इतना नजदीक है कि अगर संस्कृत को आप अच्छी तरह से जान गए तो जर्मन भाषा को सीखने में आपको अन्यों की अपेक्षा आधा समय लगेगा। प्राचीन भारतीय संस्कृत केवल रटंत का विषय नहीं, केवल हमारे उन चीजों का विषय नहीं जिसका हम प्रायः उपहास उड़ा लेते हैं, परंतु वो हमारी सृजनात्मकता का प्रतीक है, हमारी रचनात्मकता का प्रतीक है। रामायण, महाभारत, पुराण आदि, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन, वेद, उपवेद, कितने प्रकरणों की बात करूं, तमाम सारे के सारे ग्रंथ
केवल संस्कृत में ही समावेश किए गए हैं। आप ही बताइए, क्या संस्कृत के बगैर कोई भारतीय संस्कृति की कल्पना की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो आप बता सकते हैं, और नहीं की जा सकती है तो आपको मैं निश्चित रूप से बताऊं कि आप इसकी ओर प्रेरित हों। संस्कृत में केवल गुरुकुलीय व्यवस्था ही नहीं दी है, आधुनिक विज्ञान भी संस्कृत का ही रूप है। उपग्रह आदि का संचालन, आपको पता है कि भारत ने जो शून्य सिद्धांत दिया वो भारत की संस्कृत के महान विद्वान आर्यभट्ट ने दिया, और हमारे उपग्रहों का प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट ही रखा गया था। अब मैं आपके समक्ष एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा पद्धति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। क्या संस्कृत को छोड़ करके हम एनईपी की कल्पना कर सकते हैं? आपको तो पता ही है कि नई शिक्षा पद्धति में मातृभाषा और मातृ व्यवस्था प्रधान चीजें रखी गई हैं। छोटे बच्चे से लेकर के और जब तक बच्चा बाहर की दुनिया में जानने और समझने लायक नहीं होता है तब तक उसे मातृभाषा के रूप में पढ़ाई करवाई जाएगी। और मातृभाषा, भारत की तमाम मातृभाषाएं ले लें, उन सबकी मातृभाषा संस्कृत है। संस्कृत के 50 से लेकर के 90% तक शब्द प्रत्येक भारतीय प्रांतीय भाषाओं में आए हैं। प्यारे बच्चों और मित्रों, संस्कृत की प्रतिष्ठा नई एजुकेशन पॉलिसी में बढ़ने जा रही है। एनईपी भारतीय नियमों के भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक नया मानदंड साबित होगी। उसमें संस्कृत बहुत बड़ा आधार और बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हम सब इस चीज को जानते हैं कि हमारी तमाम मातृभाषाएं संस्कृत के ऊपर आधारित हैं और संस्कृत इन सब की मातृभाषा है। संस्कृत भारतीय आत्मा है, भारत के नियमों की आत्मा है। उसी के आधार पर अब आगे की पढ़ाई होगी। तो जो संस्कृत को जानेगा, संस्कृत के अंदर जा करके उसको समझेगा, वो मातृभाषाओं को समझ सकता है। और जो मातृभाषाओं को समझ सकता है वो बच्चों को नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अच्छी तरह से बता करके उसके अनुसार उनको पढ़ा सकता है। ये कक्षा 10वीं की पुस्तक है। इस कक्षा 10वीं की पुस्तक में जैसे मैंने आपको पहले निवेदन किया कि हमने अपठित से लेकर के और वाक्य रचना तक प्रत्येक विषय को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है। देखिए, इसमें हमने दिया है कि आप किस किस तरह से वाक्य की रचना संस्कृत में करें। सबसे पहले है स्किल इंडिया, उसके बाद है डिजिटल इंडिया, उसके बाद में हमने दिया है मॉडर्न लाइफस्टाइल, उसके बाद दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह से तमाम प्रकार के अन्य विषयों को देते हुए और अंत में एनईपी तक हम पहुंचे हैं। एनईपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किन किन विषयों को शुमार किया गया है, जोड़ा गया है, शामिल किया गया है, उन सभी को हमने इस पुस्तक में रखा है। प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, हमने जैसा आपको पहले बताया कि शेमुशी पुस्तक के दोनों खंडों का, कक्षा 9वीं के भी, कक्षा 10वीं के भी, उन समस्त पाठों से संधि, समास, प्रत्यय, वाक्य प्रयोग, समय, अशुद्धि संशोधन, जो कुछ भी हमें जहां भी मिला उन सभी को हमने इसमें डालने का प्रयास किया है। अब आइए इस पुस्तक की एक अन्यतम विशेष रूप की विशेषता बताऊं। इस पुस्तक की विशेषता यही है कि हमने इसमें पिछले 10 वर्षों के बोर्ड के परीक्षाओं में आए हुए प्रकरण के अनुसार तमाम विषयों को रखा है। देखिए, संधि का
रूप है, ये पिछले 10 वर्षों का है। इसके अतिरिक्त हमने इसमें शेमुशी के पाठों को रखने का प्रयास किया है। शेमुशी के जितने भी पाठ हैं उन पाठों में संधि के जितने भी प्रकरण आ सकते हैं उन सबको समावेश करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में हमने अभ्यास के लिए 4 प्रश्न पत्र अलग से बनाए। कक्षा 9वीं में 5 और कक्षा 10वीं में 4। देखिए, प्रत्येक प्रकरण के हिसाब से इसमें प्रश्न दिए गए और साथ साथ हमने क्वेश्चन पेपर के जो कुछ भी अंक विभाजन का रूप था उन अंक विभाजन को भी साथ साथ रखा है। प्यारे बच्चों, इस पुस्तक को आप पढ़िएगा, अच्छी तरह से पढ़ें और संभल करके इसके ध्यान से रूपों को देखें और अपने परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करें।